ना पुत्र ना। तेरे से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं तेरे बाप की। अब तेरे अलावा मेरा आसरा ही क्या है। तेरे मास्टर में अच्छे नंबर आ गए तो बस मैं सुख से तेरे बिया की तैयारी करूंगा। और देखना तू, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। लेकिन अब्बा, मैं अब्बा से कुछ कहते कहते रुक गई। अब्बा ने मेरे यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मुझे समझाते हुए ना जाने मेरे एमफिल मुकम्मल होने से क्या क्या जुड़ी ख्वाहिशें और उम्मीदें गंवा दी थीं, जो मेरे ज़मीर को चोट पहुंचाकर मेरी मर्जी का गला घोंटने की कोशिश कर रही थीं। अब्बा के अर्जिया लहजे में की गई तमाम बातें रात भर उनके एहसान याद दिलाती रहती। जब से भाई अपने बच्चों और बीवियों के साथ अलग अलग शहरों में शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने हमारा हाल अहवाल पूछना भी बोझ समझ लिया था। अगरचे मैं या अब्बा भी कभी उनसे बात करते या उनके घर चले जाते तो उनका रवैया अजनबियों वाला महसूस होता। भाभियां यूं पेश आती जैसे हम गुनहगार हों, और भाई ऐसे कतराते जैसे हम उनसे कर्ज मांगने आए हों। खैर, अब्बा की पेंशन की वजह से उनकी बेरुखी का दुख इस कदर नहीं हुआ, क्योंकि घर के अखराजात और मेरी पढ़ाई का खर्चा अब्बा की पेंशन से पूरा हो जाता था, जिस वजह से हमें किसी से मदद मांगने की ज़रूरत पेश ना आई। हाँ, मगर कमी ज़रूर खटकती थी। अब्बा को उनके पोतों और बेटों की, और मुझे भाइयों के होने से मिलने वाले मान की। इसके बावजूद भी अब्बा कोशिश करते मुझे उनकी कमी महसूस ना हो, और मैं भी यही कोशिश करती कि अब्बा उनके इस रवैये से परेशान ना हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे यूँ लगता था कि अब्बा मुझे इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि मैं उनको वो इज्जत और मुकाम दे सकती हूँ जो बेटों ने नहीं दिया। और यही वजह थी मैंने खुद को एक आला मुकाम पर ले जाने का फैसला किया था। स्कूल कॉलेज के बाद अब यूनिवर्सिटी में भी बेहद अच्छे से पढ़ाई जारी थी। लेकिन पिछले एक महीने से मैं आहिस्ता आहिस्ता इस कदर बज़न होती जा रही थी कि कल रात मैंने अब्बा से मज़ीद ना पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर अब्बा ने संजीदा होकर इमोशनल ब्लैकमेल करने के साथ साथ मोटिवेट भी किया था। अब्बा के एहसान मुझे कुएं में गिर जाने के लिए माइल कर रहे थे, और मेरा ज़मीर कुएं के नुकसानात बता रहा था। जब से मुझे एम फिल के लिए मुकाला लिखने का कहा गया, तब से लेकर आज तक न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब इन मुश्किलों से मायूस होकर मैंने मैम से बात की, मैम ने मेरी बात और इन सब रुकावटों को समझा। उन्होंने मेरी परेशानी और सारी सूरत हाल को सामने रखकर कहा, बेटा मैं समझती हूँ इन सब चीज़ों को। औरत की आज़ादी पर कॉलम लिखने वाले ये लोग बस औरतों में मकबूलियत चाहते हैं। खैर तुम परेशान मत हो, मैं एक शायर को जानती हूँ। बहुत अच्छे शायर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैं उनसे बात करूंगी, तुम उनकी किसी किताब पर मुकाला लिख लो। मैम ने अपनायत भरे लहजे में मुझे सीने से लगाते हुए कहा, जी मैम, मैं आपकी ममनून रहूंगी। मैंने पंजाब के इस मारूफ व मशहूर शायर के कलाम पर लिखने का फ़ैसला किया। उनकी किताबों का मुताला किया और तहकीकी जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मुझे लगता था मेरी ये तहकीक मेरी डिग्री के लिए काफ़ी अहम साबित होगी, इसलिए मैंने हर मुमकिन कोशिश करके अच्छे नंबर हासिल करने थे। 2-4 दफ़ा मैसेज करने के बाद आखिरकार मुझे उन साहब का जवाब आ गया। मेरी खुशी दीदनी थी। मैंने अपना मुकम्मल तारुफ और मैम का हवाला लिख भेजा। कुछ देर बाद उनकी तरफ से एक वॉइस नोट आया, जी बेटा, आप मेरे घर इतवार को 10 बजे के बाद तशरीफ़ ले आइएगा और इंटरव्यू कर लीजिएगा। मुझे उनकी बात सुनकर कुछ इत्मीनान सा हुआ। इतवार को मैं ठीक वक्त पर अब्बा के साथ उनके घर पहुंच गई। अब्बा मुझे गेट पर छोड़कर किसी काम के लिए चल दिए। गेट पर एक चौकीदार मौजूद था, और उसके अलावा मुझे कोई दिखाई ना दिया। मैं उनके घर जाकर हॉल में बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक क्लीन शेव 55 से 60 साल बुजुर्ग अपनी ऐनक साफ करते हुए मेरे सामने आए। मैंने एहतरामन उठकर आदाब कहा तो उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से सोफे पर बैठने का कहा। जी सर, मैं निदा मरियम हूँ, आपसे बात हुई थी मैम डॉक्टर शाहिदा के हवाले से। जी जी बेटा, मुझे याद है। आप मुकाला लिखना चाहती हैं, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जी सर, मैंने आपकी किताबों पर तहकीकी नोट्स तहरीर कर लिए हैं। अब बस आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ ताकि मैं जल्द अज जल्द अपनी थीसिस जमा करवा दूँ। मैंने बड़े ही मौदबाना लहजे में कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया, जिसे मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। लेकिन न जाने क्यों वो अपनी मोहब्बत के राज बताने लगे, अपनी बीवी के फ़राक़ का हम सुनाने लगे। जब मैंने उनकी ये बात सुनी कि तुम जानती हो मेरी बीवी, मेरी महबूबा, मेरा इश्क बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। उसकी सुरमई आंखों की बनावट, उसकी गाल पर तिल, उसके होंठों की कशिश बिल्कुल तुम्हारी तरह थी।
جب وہ مسکراتی تھی تو ایک سحر طاری ہو جاتا، یوں لگتا جیسے کسی صحرا کے مسافر کو اچانک گھنا سایہ دار درخت کا سایہ میسر آ گیا ہو، جہاں سے ہوا ٹھنڈی ہو کر گزرتی ہو۔ میں ان کی باتوں کو سنتے سنتے جب حیرت میں مبتلا ہوئی تو شاید انہوں نے بھانپ لیا۔ ہاں، اور جب وہ حیرت زدہ ہوتی تب بھی بالکل تم سی لگتی تھی، اور میں اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا تھا۔ ان کی باتوں کی مجھے سمجھ آنے لگی تھی، مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا یہ بھی ان مصنفین اور شعراء جیسے ہی ہیں جو میری مشکل کا سبب بنے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو اس کی نظروں کے سامنے سے خود کو سمیٹنا شروع کیا اور جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہا، سر میرے ابا آنے والے ہوں گے، اگر آپ میرے سوالات کا جواب دے دیں تو میں ابا کے آنے سے… میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ شاعر صاحب بولے، اگر تم میری بات مان لیتی ہو تو میں تمہارے تھیسس میں تمہاری خوب مدد کروں گا۔ میں نے وقت ضائع کیے بنا جو اپنے سوالوں والا پیپر نکالا تو انہوں نے اسے دیکھتے ہی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میں نے گھبرا کر جلد سے جلد وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس دن سے اپنے وجود سے اتنی چڑ کیوں ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے بکری سا وجود دے کر بھیڑیوں میں چھوڑ دیا گیا ہے مجھے۔ یوں مجبور کیا جانا جس کا مجھے بار بار سامنا ہو رہا تھا۔ ابا کو بتا بھی نہیں سکتی تھی اور کوئی سننے والا تھا ہی نہیں۔ اگر میڈم سے بات کی تو انہوں نے بھی جس کا انتخاب کرنے کا کہا وہ بھی پہلو سے مختلف نہ تھا۔ تھک ہار کر جب ابا سے پڑھائی چھوڑنے کا کہا تو ابا نے ایک ایسی دیوار بنا دی جو میرے ضمیر کے لیے ایک مشکل جیل ثابت ہو رہی تھی۔ میرے لیے یہ اس قدر مشکل مرحلہ بن چکا تھا کہ اب یا تو تھیسس جمع نہ کروائے جائیں اور ڈگری نامکمل ہی رہے تو ابا کی ناراضی اور ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، یا پھر ان کی خواہش پوری کر دی جائے، کیونکہ یہ آخری دن تھے۔ مگر میں تو اس شاعر کو بھی کھری کھری سنا کر لوٹ آئی تھی۔ ابا 5 کلو پنیر والے رس گلے لے کر اونچی اونچی آوازیں دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ندا پتر، او ندا پتر! آئی ابا آئی۔ میں سر کا دوپٹہ سیدھا کرتے ہی ابا کے پاس آئی۔ لے پتر، اسے سارے محلے میں تقسیم کر دے۔ لیکن ابا کیا ہوا ہے؟ کس خوشی میں تقسیم کرنے ہیں؟ او پتر، تو نے میرا نام روشن کر دیا ہے، تو نے ٹاپ کیا ہے ٹاپ، تیرا نام اخبار میں آیا ہے، ابا نے دوسرے ہاتھ سے اخبار دکھاتے ہوئے کہا۔ میں حیرت میں مبتلا تھی، میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ باقی نہیں تھے۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ ابا نے کہا، اللہ کرے تیری آنکھوں میں خوشی کے آنسوؤں کے علاوہ کوئی آنسو نہ آئے۔ یہ کہہ کر ابا نے 2 کلو مٹھائی والا ڈبہ شوپر سے نکالتے ہوئے کہا، پتر یہ ان شاعر صاحب کے گھر دے آنا، انہوں نے کئی دن تمہاری تھیسس کے لیے وقت نکالا، تبھی تم نے یہ مقام حاصل کیا۔ یہ سنتے ہی میں ندامت میں ڈوب گئی۔